हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसे कि मैंने कहा, आप लोगों की क्लासेस नहीं होंगी ऑनलाइन। अभी मैं आप लोगों को पहले वीडियो बना के डालूंगा, ठीक है। कुछ वीडियोस डाल दूंगा, उसके बाद में हम लोग क्लासेस लेंगे, ठीक है। क्योंकि क्लासेस में भी प्रॉब्लम आ रही है कुछ दिनों के लिए, तो कुछ दिनों के बाद में आप लोगों की क्लासेस रेगुलर हो जाएगी। क्लासेस की वीडियो ही आएंगे आपके पास, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ लिए थे, हम लोग स्रोत पढ़ रहे थे, है ना, हिस्ट्री को जानने के स्रोत। वो कौन से स्रोत हैं जिसको हम लोग हिस्ट्री, जिससे पहचाना जा सकता है हिस्ट्री को, ठीक है। तो हम लोगों ने धार्मिक स्रोत पढ़ लिए। नेक्स्ट पुरातात्विक स्रोत पढ़ रहे थे, इसके अंदर हम लोगों ने अभिलेख देख लिए, मैं इनका महत्व देखा, शिलालेख देख लिए, ठीक है। ये 14 शिलालेखों के नाम भी याद करवाए थे मैंने आपको। और शायद हम लोग यहाँ तक आ गए थे आज, ठीक है ना। आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे शिलालेख से, ओके। तो फर्स्ट शिलालेख है अशोक के शिलालेख, ठीक है। उसके बाद में है खारवेल के हाथी गुम्फा शिलालेख। शिलालेख का मतलब होता है पत्थरों पे लिखी हुई नॉलेज, ठीक है। गौतमी पुत्र सतकर्णी का नासिक शिलालेख, प्रयाग प्रशस्ति, जूनागढ़ का रुद्रदमन का शिलालेख। ये शिलालेख है 5 जो महत्वपूर्ण आपके शिलालेखों के अंदर। नेक्स्ट है स्तंभ लेख। स्तंभ लेख का मतलब होता है पिलर राइटिंग, बोलते हैं इनको इंग्लिश में, पिलर्स के ऊपर, ठीक है। जो अपने घर में पिलर होते हैं ना, स्तंभ, खंबे जिसे बोल सकते हैं हम लोग। वो अजीब तरीके से बने हुए खंबे होते हैं, ध्यान रखना ही है। कुछ खंबे होते हैं अंदर लिखा हुआ होता है, मोटे खंबे बड़े होते हैं, और कुछ पत्थरों के बनाए हुए होते हैं, कुछ चूने के बनाए हुए होते हैं, किस हिसाब से भी बनाए हो, ठीक है। तो स्तंभ लेख के अंदर सबसे पहले होता है अशोक के स्तंभ लेख। अशोक ने बहुत सारे स्तंभ लिखाए थे, शायद 27-28 थे स्तंभ। उनके बाद में आता है मेहरौली स्तंभ लेख। उनके बाद है स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ लेख। और चौथा है समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख, ठीक है। प्रयाग जो इलाहाबाद था पहले, आज प्रयागराज हो गए हैं, वहाँ पे समुद्रगुप्त का स्तंभ लेख है, ठीक है। इन स्तंभ लेखों के अंदर क्या है, उनके टाइम पीरियड के हिसाब से उनकी नॉलेज मिलती है हम लोगों को। राजाओं के नाम मिलते हैं, ठीक है। उनकी सामाजिक कंडीशंस, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, ठीक है। उनके जो कानून हैं, वो धर्म के बारे में, उनकी जो विजय रही है, विक्ट्रीज रही है, उनके बारे में, इन सब के बारे में, या फिर उनके जो उपदेश होते हैं, ठीक है। जो कोई राजा अपने प्रिंसिपल्स लिखवाना चाहता है, तो वो हम लोगों को कहाँ मिलते हैं, वो हम लोगों को मिलते हैं स्तंभ लेखों के अंदर, ठीक है। अब है ताम्रलेख। ताम्रलेख मतलब तांबा जो है आपके, उसकी प्लेटें होती हैं, ठीक है। उनके पत्रे होती है तांबा की, उनके ऊपर लिखा हुआ होता है। तो उनके अंदर एक ही है, ताम्रलेखों में गुप्तों के इतिहास की जानकारी मिलती है, ठीक है। सिर्फ गुप्तों के बारे में नॉलेज मिलती है हम लोगों को। और प्रभावती गुप्ता का ताम्रलेख है एक ही लेख, तो एक ही है, तो क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ताम्रलेखों के ऊपर, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि प्रभावती गुप्ता के द्वारा लिखा गया ताम्रलेख के अंदर हमें किस काल के बारे में नॉलेज मिलती है। वो है गुप्त के इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। उसके बाद में होती है गुहा लेख। गुहा लेख को हम लोग शायद गुफा लेख, गुफा होते हैं ना, गुफा, ठीक है, उनके अंदर भी उनके बारे में शायद तक, ठीक है। अशोक के बराबर गुहालेख, दशरथ के नागार्जुनी गुहालेख, सातवाहनों के नासिक व नाना घाट गुहालेख, ठीक है। उसके बाद में है मूर्ति लेख। मूर्तियों के ऊपर भी लिखा हुआ होता है, कभी ऊपर शीर्ष भाग में या फिर नीचे जो अधोभाग है उनके अंदर। मूर्तियों के भी शीर्ष या अधोभाग में शासकों ने लेख लिखवाए हैं, जिनसे उनके बारे में जानकारी हमें मिलती है। ये मूर्ति लेख कहलाते हैं, ठीक है। प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है अभिलेखों से क्या जानकारी मिलती है, ठीक है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा कॉमन है। अभिलेख मान लिया, मूर्ति लेख बोल दो, गुहा लेख बोल दिया, ताम्र लेख बोल दिया, कोई भी लेख हो, उनसे क्या जानकारी मिलती है। तो लगभग सभी के अंदर सामाजिक जानकारी मिलती है, आर्थिक जानकारी मिलती है, उनकी घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है, धार्मिक राजनीतिक जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है, उनके परिवार के वंश के बारे में जानकारी हमें उन शिलालेखों या फिर अभिलेखों या फिर गुहालेखों या फिर मूर्ति लेखों से हमें प्राप्त होती है। प्रश्न क्या है नेक्स्ट, सिक्के व मुद्राएं प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के किस प्रकार सहायक है, ठीक है। अब जो सिक्के व मुद्राएं होती है ना, मुद्राएं व सिक्के, कॉइन्स जिसे बोलते हैं, वो किस तरीके से हमें जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। अब नेक्स्ट है सिक्के व मुद्राएं। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में सिक्कों, मुद्राओं व मोहरों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनसे शासकों के नाम, तिथियां, चित्र, वंश परंपरा, धर्म, गौरवपूर्ण कार्यों, कला, शासक की रुचि आदि की जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। सिक्के की जहाँ पर भी बात आती है तो वहाँ पे कला की बात ज़रूर आएगी, ये बात ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। क्योंकि कुछ पुराने जो राजा होते हैं, वो सिक्कों के अंदर अपनी मूर्तियाँ बनवाते हैं, अपनी आकृतियाँ बनाती है, उसके ऊपर वो गिटार बजा रहे होते हैं, सितार बजा रहे होते हैं, ठीक है।
या फिर जो बोल दो क्या होता है, बांसुरी बजा रहे होते हैं, ठीक है। तो कला प्रेमी भी दिखाते हैं कि भाई सिक्का राजा जो थे उस वक्त के कला प्रेमी थे, या हो सकता है उनके बारे में तिथियाँ, उनके नाम, उनके चित्र, उनकी जो भौगोलिक परंपराएं हैं कितनी दूर तक फैली हुई है, राज्य कितना बड़ा है उनका, उनकी वंश की परंपराओं के बारे में, धर्म की गौरवपूर्ण कार्य है उनके बारे में, ठीक है ना। इन सब चीज़ों की नॉलेज हमें सिक्कों के अंदर मिलती है, ठीक है, कॉइन्स व मुद्राएं में मिलती हैं। अब सिक्के व मुद्राएं, गुप्तकालीन सिक्के, पंचमार्क या आहत सिक्के, स्वर्ण व ताम्र सिक्के, लेख युक्त मुद्रा व स्वर्ण व रजत मुद्रा, ठीक है ना, ये रजत मुद्रा होगा ये। अब बात यह है सिक्के के टाइप्स कौन से हो गए। एक तो गुप्तकालीन सिक्के हो गए, ठीक है, गुप्तकाल के टाइम के जो सिक्के थे, ठीक है। उसके बाद में पंचमार्क या आहत सिक्के, जिसको हम ढाला जाए, ढलवा सिक्के बोलते हैं, जिसको ढाला गया हो सिक्कों को। उसके बाद में स्वर्ण या ताम्र, सोने के या फिर तांबे के सिक्के। उसके बाद में है लेख युक्त मुद्रा, वो मुद्रा जिसके ऊपर कुछ ना कुछ लेख लिखा हुआ होता है। उसके बाद में है स्वर्ण मुद्रा व रजत मुद्रा, ओके। ये मुद्राएं की नॉलेज हम लोगों को इनसे मिलती है। अब गुप्तकालीन सिक्के की बात होती है। सबसे पहले गुप्त शासकों की स्वर्ण मुद्राओं को दिनार तथा स्वर्ण कहा जाता है। गुप्तकालीन के सिक्कों को स्वर्ण मुद्रा या फिर दिनार या फिर सुवर्ण कहा जाता है। चांदी के सिक्के इस काल में रूपक कहलाते थे। ये बात ध्यान रखना, दोनों फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है। चांदी के सिक्के इस काल में रूपक कहलाए जाते थे। गुप्त काल में स्वर्ण व रजत मुद्राएं चलन में थी। उस वक्त या तो सोने के सिक्के थे या फिर चांदी के सिक्के थे। गुप्तकालीन सिक्कों में हमें महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। समुद्रगुप्त के वीणावादक व व्याघ्र निहंता सिक्के उसकी संगीत के प्रति रुचि व शौर्य को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, सोने के सिक्के हमें ज़्यादा मिलती है, उनसे नॉलेज भी बहुत शानदार मिलती है। समुद्रगुप्त के वीणावादक व व्याघ्र निहंता, ठीक है, सिक्का है, उसके ऊपर समुद्रगुप्त बैठे हैं, उसके अंदर वीणा बजा रहे हैं या फिर व्याघ्र निहंता होता है वो बजा रहे हैं। वो प्रदर्शित करते हैं कि उनकी संगीत के प्रति कितनी रुचि रही है, ओके। इस प्रकार गुप्त के कार्तिकेय प्रकार के सिक्के उसके शैव अनुयायी होने की पुष्टि करते हैं, ठीक है। कुमारगुप्त के कार्तिकेय प्रकार के जो सिक्के हैं, कुमारगुप्त के बारे में नॉलेज देते हैं कि वो शैव अनुयायी बन गए थे, ठीक है, धर्म था शैव उसके अनुयायी। गुप्तकालीन सिक्कों में शासकों के राज्य विस्तार, उनके आर्थिक स्तर, धार्मिक विश्वास, कला, विदेशी व्यापार आदि की जानकारी भी हम लोगों को मिलती है कि गुप्त काल जो टाइम था उस वक्त कौन से राजाओं ने किन किन एरियाओं के अंदर अपना बिजनेस फैलाया, ठीक है। ओके बच्चा, बाकी नॉलेज आपको नेक्स्ट क्लास में दी जाएगी। अभी क्लास यहीं तक समाप्त होती है आपकी।